हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ। आज का एडिटोरियल हमने लिया है इजराइल फिलिस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर के एडिटर्स का क्या विचार है। तो आइए आज देखते हैं 20 अक्टूबर का अपना जो एडिटोरियल है उसमें क्या खास है। तो 20 अक्टूबर का जो एडिटोरियल है उसमें हम कुछ नई वोकैब सीखेंगे, साथ ही साथ है जो रीडिंग स्किल्स और अपना करंट इश्यू है उसी पर बेस्ड ये रहेगा। तो ये आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलो करते हैं आज की वोकैब स्टार्ट। ठीक है, तो जाइए तैयार। पहला शब्द है आज का फेरोसिटी। फेरोसिटी होते क्रूरता, वायलेंस, क्रूएल या एग्रेसिवनेस। तो वायलेंस हो, हिंसा हो, क्रूएल और एग्रेसिव बिहेवियर हो, तो जो बहुत ही क्रूर और आक्रामक व्यवहार हो उससे क्रूरता कहते हैं, फेरोसिटी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेवेजरी, ब्रूटलिटी या ब्रिटिशनेस। तो सेवेजरी हो गया अत्यधिक क्रूरता और ब्रूटलिटी का भी अर्थ हुआ क्रूरता जो अत्याचारों से भरपूर हो। एंटोनिम जेंटलनेस, एकदम विपरीत हो जाएगा इसका। काइंडनेस, दयालुता। क्या हो जाएगा? दयालुता। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन है। द फेरोसिटी ऑफ द अटैक शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो जो अटैक की जो फेरोसिटी थी, क्रूरता थी, उसने ए लॉट ऑफ पीपल को क्या कर दिया? शॉक कर दिया, बहुत से लोगों को आघात पहुंचाया। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेंजफुल। वेंजफुल है एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। ओके, डिस्पोज टू सीक रिवेंज और इंटेंडेड फॉर रिवेंज। रिवेंज यानी बदला लेने की भावना। तो एडजेक्टिव है बदले की भावना से, बदले की भावना से। तो बदले की भावना है वो क्या होती है? आपका वेंजफुल होता है। सिनोनिम हो गया विंडिक्टिव, जो आपका रिवेंज करना चाहिए, रिवेंजफुल या एवेंजिंग। तो अवेंज, रिवेंज और विंडिक्ट ये तीनों ही बदले की भावना से ओतप्रोत होते हैं। इसका ऑपोजिट हो जाएगा फॉरगिविंग, माफ करना, या बेनेवलेंट, उदार होना। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा माफ करना। तो माफ करने वाला हो गया। तो ऑपोजिट, द रॉबरी वाज कमिटेड बाय ए वेंजफुल फॉर्मर एम्प्लॉय। जो डकैती जो की गई वो एक बदले की भावना से फॉर्मर एम्प्लॉय, पूर्व के कर्मचारी द्वारा की गई। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवतावादी। सो इन्वॉल्व इन और कनेक्टेड विद इंप्रूविंग पीपल्स लिव्स एंड रिड्यूसिंग सफरिंग। तो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ और उनके कष्ट कम करने वाला, यानी कि फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनेवलेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमैनिटेरियन हो गया ये मानवतावादी। कंपैशनेट और ह्यूमने, या ऑपोजिट हो जाएगा इसका सेल्फिश या फॉर प्रॉफिट, यानी स्वयं के हित वाला। She has been recognized as a great humanitarian for her efforts to end world hunger. वैश्विक भुखमरी समाप्त करने के लिए उसके प्रयासों के तहत उसे एक महान मानवतावादी के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव करना। तो डिस्क्रिमिनेट जिसमें अपने अंतर करें, और इनडिस्क्रिमिनेट करें जिसमें कोई अंतर नहीं करें। तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया डन और एक्टिंग विदाउट मेकिंग सेंसिबल जजमेंट। तो अंधाधुंध और विवेकहीन, यानी डिस्क्रिमिनेट होता है विवेकपूर्ण, प्रूडेंशियल, और जिसमें हम सोच विचार नहीं करें, सही गलत का फैसला नहीं करें, तो वो क्या हो गया? विवेकहीन हो गया, अंधाधुंध हो गया। इनडिस्क्रिमिनेट, जिसे भी हमास ने अटैक किए वो भी इनडिस्क्रिमिनेट था, और जो उसके विरोध में है, जो अब वेंजियंस के तहत इजराइल कर रहा है, वो भी इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कर रहा है। तो नॉन सेलेक्टिव बिना सिलेक्शन किए, या अनसेलेक्टिव बिना सिलेक्शन किए, यानी कि अंधाधुंध या विवेकहीन।
ऑपोजिट हो जाएगा सिलेक्टिव या डिस्क्रिमिनेटिंग, भेदभावपूर्ण या चयनात्मक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चयनात्मक इसका है जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा। They participated in the indiscriminate slaughter of countless innocent victims. They means the terrorists, आतंकियों ने क्या किया, indiscriminate विवेकहीन, slaughter of countless अनगिनत innocent जो निर्दोष जो विक्टिम हैं उनके स्लॉटर में, उनके कत्ल में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन है नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। एट्रिशन हो ना कमी, भाव कम कर देना। रिडक्शन इन नंबर्स यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ रिजाइनेशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो या तो डेथ के कारण, मृत्यु के कारण, सेवानिवृत्ति के कारण या त्याग पत्र के कारण कमी हो जाना। तो जैसे कंपनियां क्या करती है, अपना साइज कम करने के लिए एम्प्लॉइज को हटाती है, उसकी कटौती करती है। तो फोर्सफुल और वॉलंटरी दो तरह के रिटायरमेंट होते हैं। तो सिनोनिम क्या हो गया, वियरिंग डाउन या वियरिंग अवे या सोरो फॉर सिन। एक अर्थ हो गया पाप के लिए दुख, पश्चाताप करना, और दूसरा हो गया कटौती। तो एक तो पश्चाताप करना भी होता है। एंटोनिम हो जाएगा बाइंडिंग या हैप्पीनेस, सॉरी बिल्डिंग और हैप्पीनेस। निर्माण करना, कटौती करना नहीं, कम करना। तो बिल्डिंग क्या हो गया, बढ़ाना, तो इंक्रीज करना और खुशी देना। तो सोरो फॉर सिन होता है पश्चाताप, दुख व्यक्त करना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हैप्पीनेस। सो द कंपनी प्लान्स टू कट इट्स वर्क फोर्स। कंपनी योजना बना रही है कि इसके कार्यबल में कमी लाई जाए ओवर 6 ईयर्स, 6 सालों में, थ्रू नेचुरल एट्रिशन। नेचुरल है स्वाभाविक, एट्रिशन कटौती। तो स्वाभाविक कटौती के माध्यम से वो क्या करना चाहती है, उसमें कमी करना चाहती है। एंड फ्यूअर हायरिंग्स, और कुछ ही हायरिंग करेगी, यानी नए लोगों को कम लेगी और बाकी जो रिटायर होते जा रहे हैं उनको होने देगी। तो ये हो गया एट्रिशन। अब है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस हो गया प्रमुखता, डोमिनेंस, द स्टेट ऑफ बीइंग इजीली सीन और वेल नोन। प्रमुखता, तो आसानी से लोगों को ध्यान में आ जाए, इस तरह की अवस्था होना। फेम होना, प्रसिद्ध होना, सेलिब्रिटी होना। एंटोनिम हो जाएगा नदीर या ऑब्सक्यूरिटी, यानी कि शून्य में चले जाना। सो शी केम टू ए नेशनल प्रोमिनेंस एज एन आर्टिस्ट इन द 2020s। वह एक राष्ट्रीय प्रमुख सेलिब्रिटी बन गई, कब, कलाकार के रूप में 2020 के साल में। नेक्स्ट एनरेज्ड। एनरेज्ड का मतलब होता है टू मेक समबॉडी वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज्यादा क्रोधित कर देना। तो एनरेज्ड हो गया क्रोधित। क्या हो गया, क्रोधित, अत्यधिक। एंगर में होना, इंसेंस होना। ऑपोजिट हो जाएगा प्लेकेट या प्लीज, यानी कि शांत होना। प्लेकेट या ईज यानी शांत होना, काम होना। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। ही वॉज एनरेज्ड बाय द न्यूज ऑफ प्लान्स टू डेमोलिश द पब। तो वो पब को डेमोलिश, नष्ट करने के, डेमोलिश होता है नष्ट करना, तो नष्ट करने के प्लान सुन करके क्या हो गया, गुस्सा हो गया, एनरेज्ड हो गया। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, यहाँ पर पार्टिसिपल के रूप में आया है। नेक्स्ट एट्स आज का है एलाई। एलाई आप जानते हो, एलाई का मतलब होता है साथी, जो गुट में ज्वाइन कर लिया। ए कंट्री दैट हैज एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट अनदर कंट्री स्पेशली इन वॉर। खासतौर से युद्ध के अंदर या खेल के अंदर, तो लड़ाई के अंदर जो आपके साथ है वो आपका एलाई है। आजकल युद्ध चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी है जो एलाई कंट्रीज थे, मित्र राष्ट्र थे। तो अब देखते हैं कौन कौन एक तरफ हो जाते हैं। तो एलाई करना यानी पूल बना लेना, फ्यूज होना, साथ में जोड़ देना, निट कर लेना। निट यानी गांठ होता है, तो आप गांठ बांध लो, किसी के साथ में जुड़ जाओ, उसे मिल जाओ, तो सब मिल करके क्या करोगे, एक होकर के काम करोगे, तो आप क्या होगे, एलाई हो गए। तो फ्यूज जुड़ गए यानी अलग अलग हो गए, फ्यूज डाल दिए यानी फ्यूजन हो जाना, या निट गांठ बांध लेना, पूल बना लेना। ठीक है, जैसे अपने करते कार पुलिंग, 4 लोग मिलकर के एक साथ एक गाड़ी को यूज करें तो कार पूल, तो पूल बनाना, फ्यूज करना, निट करना, एलाई बनाना, टाई करना, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। एंटागोनिस्ट
या डिट्रैक्टर या एनिमी। तो जो मित्र है, जो साथी है, क्या है? मित्र है, साथी है, ये क्या हो गया आपके, इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गया आपका? एनोमी हो गया, एनिमी हो गया, और डिट्रैक्टर हो गया, धोखेबाज हो गया। ही इज ए क्लोज एलाई ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर का निकटतम साथी है। तो ये इसका सिमिलर वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट इज इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। impunity, freedom from punishment for the something that has been done that is wrong or illegal, दंड से मुक्ति। आपने कुछ गलत कर दिया हो या कुछ गैर कानूनी कर दिया हो, इलीगल कर दिया हो, उससे आपको एग्जेम्प्ट करना, फ्री कर देना। फ्रीडम यानी एग्जेम्प्ट फ्रॉम समथिंग, से मुक्ति। तो इम्यूनिटी या इंडेमनिटी, तो ये हो गया आपकी मुक्ति, से छूट, से छूट। तो आपको किसी कानून या दंड से छूट मिलती है तो उसे इम्यूनिटी या इम्पेनिटी कहते हैं। सो अपोजिट हो जाएगा लायबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मान लो हमास ने बिना इम्पेनिटी के कर दिया, अटैक कर दिया, तो अब इजराइल भी क्या कर रहा है? इम्पेनिटी के साथ अटैक कर रहा है, उससे कोई दंड देने वाला नहीं है, क्योंकि हो तो उसकी लायबिलिटी तय होती है। तो ही हैड इम्प्यूनिटी फ्रॉम द लॉ एनीवे, तो उसे किसी प्रकार कानून से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई, छूट मिल गई। वाउच, वाउ इसका देखो वो नहीं होता है, वाउ होता है। क्या होता है? वाउच, ऐसे वाउच, तो वाउ होता है, और ये एस की ध्वनि जय होगी, यहाँ पर प्लूरल है इसलिए। तो वाउज इसका है जो प्रोनाउंसिएशन हो गया पार्ट ऑफ स्पीच में। ये क्या है? नाउन है। बिग प्रॉब्लम और ट्रबल, बड़ी समस्या या संकट, आफत। सो सौरो, डिस्ट्रेस, दुख, इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, प्रसन्नता, ये क्या हो गए? इसके अपोजिट वर्ड हो गए। ही डिडंट टेल हिज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स अबाउट हिज वॉज, अब उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने वाउज के बारे में, दुख के बारे में नहीं बताया, क्योंकि लोग बांटते कम हैं और उसको परेशान ज्यादा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। द हिंदू से लिया है, थैंक्स टू द हिंदू। एंडलेस वाउज, अंतहीन दुख, अंतहीन दुख। ऑन द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष पर ये बात हो रही है। इजराइल फलस्तीन के संघर्ष पर, एंड फलस्तीन, तो इजराइल हमास एंड फलस्तीन। अब यहाँ देखो फलस्तीन और हमास दो अलग अलग चीजें हैं। हमास के अंदर एक जो PLO है, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक और कुछ उदारवादी तरीके से है, जो फिलिस्तीन की आजादी चाहता है, फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग करता है। जबकि फिलिस्तीनियों का ही एक उग्रवादी संगठन है जिसे हम आतंकी कहते हैं, तो वो हमास है। तो अब यूं समझ लें, भारत की आजादी के अंदर दो तरह के लोग थे, नरमपंथी और उग्रपंथी। तो ऐसे ही हमास एक उग्रपंथी संगठन है, लेकिन ये उग्रपंथ से कुछ और आगे बढ़ गया है। तो ये क्या है? वायलेंट एक्टिविटीज करते करते टेररिस्ट एक्टिविटीज करने लगे हैं। उग्रपंथी हिंसा तो कर देते हैं, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो आम जन में आगे भविष्य के लिए डर पैदा करते हैं, तो उनको टेररिस्ट कहते हैं। तो ये हमास है जो उग्रपंथ से भी आगे बढ़ के टेररिस्ट कैटेगरी तक पहुंच गया है, इसलिए इसका अलग से नाम आ गया। तो इजराइल हमास का संघर्ष चल रहा है, क्योंकि हमास फलस्तीन की जो जनसाधारण है उनके भी कंट्रोल में नहीं है, या अन्य राजनीतिक दलों के भी कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो इजराइल मस्ट स्टॉप बॉम्बिंग एंड फाइंड ए सॉल्यूशन टू द फलस्तीन क्वेश्चन। इजराइल को है जो बमबारी अवश्य ही रोकनी चाहिए। मस्ट का प्रयोग वहां करते हैं जहां अनिवार्यता हो, कंपल्सन हो, बाध्यता हो, तो मस्ट का प्रयोग हो गया। इजराइल को अवश्य बॉम्बिंग रोकनी चाहिए एंड फाइंड ए सॉल्यूशन टू द फलस्तीन क्वेश्चन। और फलस्तीन क्वेश्चन जो फलस्तीन क्वेश्चन है उस प्रश्न का है जो उसे कोई न कोई सॉल्यूशन, समाधान सर्च करना चाहिए। सो 13 days आफ्टर हमास कैरिड आउट ए ब्रूटल अटैक ऑन इजराइल, 13 दिन बाद जब हमास ने कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना, तो कैरी आउट यहाँ फ्रेजल वर्ब आया है,
कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। जब हमास ने ये जो ब्रूटल, घातक, ब्रूटल का मतलब क्या होता है? घातक, जानलेवा। जो घातक ब्रूटल है, जो बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूर जो आतंकी हमला किया इजराइल पर, किलिंग सम 1400 पीपल, लगभग 1400 लोगों को मारते हुए। इजराइल्स एयर स्ट्राइक्स ऑन द बेसिस्ट डिफेंसलेस। अब बेसिस्ट होता है जिसे कब्जे में किया हुआ हो, कब्जे में किया हुआ, बेसिस्ट घेराबंदी की हुई हो, तो कब्जे में किया हुआ है। डिफेंसलेस है, बिना कोई डिफेंस के है। गाजा कंटिन्यू विद डिस्प्रोपोर्शनेट फेरोसिटी। अब उसकी जो एयर स्ट्राइक है वो कब्जे में किए हुए रक्षाहीन गाजा पर क्या है? जारी है। विद डिस्प्रोपोर्शनेट फेरोसिटी। डिस्प्रोपोर्शनेट होता है अंधाधुंध क्रूरता के साथ, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हम पहले से विवेकहीन या अंधाधुंध, तो डिस्प्रोपोर्शनेट का हो गया अंधाधुंध। तो वो अंधाधुंध है जो क्या कर रही है? उस पर आक्रमण कर रही है। फेरोसिटी यानी क्रूरता, आपने पहले सीख चुके हैं, तो इसका मतलब हुआ क्रूरता। तो वो उस पर है जो अंधाधुंध क्रूरतापूर्ण तरीके से क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। किलिंग 3785 पैलेस्टीनियंस, उसमें 3785 फलस्तीनी की जो मौत हो चुकी है, इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें सैकड़ों बच्चे भी मारे जा चुके हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं, तो इससे पता चलता है एडिटर्स की टोन कि वो इस चीज को लेकर के काफी वरीड हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? एज इजराइल इज अमेजिंग ट्रूप्स, जैसा कि एमएस, देखो मास होता है, मास होता है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, मास बहुत से लोग, अमास बहुत ज्यादा होना, तो ये वर्ब हो गया अमेजिंग। तो मास से अमास बना है, पर मास का मतलब मास मीडिया, जैसे मास मीडिया कम्युनिकेशन, तो मास में ए लग गया तो अमास हो गया। अब ये वर्ब के रूप में है तो पार्टिसिपल आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो इजराइल इज, जैसा कि, एज इजराइल इज अमेजिंग ट्रूप्स, जैसे कि ये ट्रूप्स को इकट्ठा करते जा रहा है, यानी ये जो गाजा पट्टी का बॉर्डर है इजराइल से लगता हुआ, तो इस पर अपने है जो टैंक्स है जो इकट्ठे कर रहा है, ट्रूप्स एंड टैंक्स, तो अपनी सैन्य टुकड़ियां और टैंक्स इकट्ठे कर रहा है ऑन इट्स बॉर्डर विद गाजा। अब आप ध्यान रखें, बॉर्डर आया है यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? जो करेक्ट स्पेलिंग देखना, इसमें कई बार आता है BOARD बोर्ड और BORDER, तो ये बॉर्डर हो गया। तो ये बोर्ड वाली स्पेलिंग ये होती है और बॉर्डर की स्पेलिंग ये होती है। तो ये तो बोर्ड या मंडल होता है, इसका अर्थ है मंडल या अपना लिखने का बोर्ड हो गया, और ये बॉर्डर हो गया किनारा, बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन के अर्थ में जब भी बॉर्डर आएगा तो BORDER स्पेलिंग होगी। तो करेक्ट स्पेलिंग का भी आप इसमें ध्यान रखना है। विद गाजा इन प्रिपरेशन फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन, तो वो एक ग्राउंड इन्वेजन, इन्वेजन यानी हमला, तो एक जमीनी हमला करने की वो तैयारी के अंदर है। आफ्टर ऑर्डरिंग सम 1 मिलियन पीपल, कोई 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने होते हैं बताओ भाई? 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 CR, 1 करोड़। सो पीपल टू इवेक्यूएट, इवेक्यूएट होता है खाली करना, फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप। अब ये जो लैंड स्ट्रिप है जिसका ये उत्तरी हिस्सा है, मैप में आप जानते हो सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, तो ये इस इलाके के अंदर यानी लगभग 23 लाख टोटल लोग गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, इसमें से 10 लाख लोग हैं, उनको कहा है यहाँ से खाली करके आप साउथ में चले जाओ। इवेक्यूएट करना, खाली करना, तो इवेक्यूएट का मतलब हुआ खाली करना, वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इवेक्यूएट का मतलब हुआ खाली करना। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक traveled to Israel to declare their support for the Jewish nation's right to defend itself। अब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मेरी ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने है जो इजराइल की तेल अवीव की यात्रा की है, अपना सपोर्ट घोषित करने के लिए कि इजराइल का जो है राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, उसमें समर्थन जताने के लिए वो वहां गए हैं। मिस्टर बाइडेन्स विजिट कैम आवर्स आफ्टर एन अटैक ऑन ए हॉस्पिटल इन गाजा लेफ्ट एट लीस्ट 500 डेड।
और जो बाइडेन की यात्रा ऐसे समय हुई है घंटों बाद, जब वहां एक हॉस्पिटल पर हमला हो गया और 500 लोग मारे गए। तो इसका क्या प्रभाव रहा? The Palestinians said the hospital which was sheltering thousands, पैलेस्टीनियन का कहना है, फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि अस्पताल which, अब आप देखें जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें ध्यान देना है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन है। आप जो पहले बात कुछ कह दी उसको बाद में कुछ अतिरिक्त जानकारी देके जोड़ना है। तो वो व्यक्ति है तो हु से जोड़ते हैं, वस्तु है या कोई बात है, तथ्य है तो उसको विच से जोड़ते हैं, और अगर टाइम है तो व्हेन से जोड़ते हैं, अगर जगह है तो वेयर से जोड़ते हैं। तो यहाँ WH टाइप का आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगता है या दैट लगता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अपने क्या है? विच आया है। तो जो हॉस्पिटल, जो की हॉस्पिटल विच वॉज शेल्टरिंग थाउजेंड्स, अस्पताल जो कि हजारों लोगों को शरण दिए हुए था। शेल्टर यानी शरण होता है, तो हजारों लोगों को शरण दिए हुए था। was hit by Israeli jets while Israel claimed that a rocket fired by Palestinian militants caused the explosion। अब देखो फलस्तीनी तो कहते हैं इजरायली जेट ने है जो एक फायर किया और वो बम अस्पताल पे गिरा, जबकि इजराइल ने ये दावा किया, वाइल यानी जबकि, जब हम कंपेयर करते हैं तो ये दावा किया कि यहाँ दैट भी कंजक्शन है कि ए रॉकेट फायर्ड बाय पैलेस्टीन मिलिटेंट्स, फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ने एक रॉकेट फायर किया था, दैट कॉज्ड द एक्सप्लोजन, जिसके कारण ये एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन का मतलब हुआ विस्फोट। तो एक्सप्लोजन का क्या अर्थ है? विस्फोट। तो उस एक्सप्लोजन के कारण ये विस्फोट, सॉरी वो उस मिलिटेंट के बम फेंकने के कारण क्या हुआ? ये विस्फोट हुआ। अब यहां पर देखो मिलिटेंट शब्द आया है, तो आज का मैं वर्ड ऑफ द डे बताता हूं आपको। मिलिटेंट, मिलिटेंट क्या होते हैं और टेररिस्ट क्या होते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। अब यहां पर मिलिटेंट लिखा गया है। अब जो आतंकी होते हैं, मिलिटेंट का मतलब होता है ये कम सैन्य कार्रवाई करते हैं, जो जरूरी है वहां पर फोर्स टू फोर्स लड़ते हैं, ये मिलिटेंट होते हैं। जबकि टेररिस्ट होते हैं वो सिविलियंस को भी मार देते हैं, ये एक अंतर होता है। तो ये शब्दाडंबर है, इनका आप विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये जो शब्द यूज किया है इस लेखक ने, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। मिलिटेंट वो होता है जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं लेकिन फोर्स टू फोर्स वार करते हैं, लेकिन टेररिस्ट वो होते हैं नॉन स्टेट एक्टर होते हैं जो फोर्स टू फोर्स के अलावा फोर्स टू सिविलियन वार भी करते हैं। तो ये मिलिटेंट है जो टेररिस्ट से एक कम कैटेगरी है। ये पर होता ये भी नॉन स्टेट एक्टर है, यानी इस पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं होता। While truth is the first casualty of war, जबकि सच्चाई ये है कि फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार की पहली कैजुअलिटी हुई है युद्ध की, ए वेंजफुल इजराइल्स माइंडलेस बॉम्बिंग, कि एक बदले की भावना वाले इजराइल की एक माइंडलेस विवेकहीन बॉम्बिंग थी ऑफ ए टाइनी blockaded enclave is pushing its 2.3 million people into an unimaginable struggle of life and death। कि एक ऐसे टाइनी छोटा सा ब्लॉकेड एनक्लेव जिसको चारों तरफ से ब्लॉकेड कर दिया गया, जिसकी घेराबंदी कर दी गई है। तो ब्लॉकेड का मतलब हुआ घेराबंदी। तो एक ऐसा इलाका जिसकी घेराबंदी कर दी गई है, तो उस पर यह हमला है। एनक्लेव, एनक्लेव है बस्ती। इज पुशिंग इट्स 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख, 2 मिलियन हो गया 20 लाख। तो ये 23 लाख लोगों को क्या है? धकेल रहा है इनटू एन अनइमेजिनेबल, इमेजिन कल्पनीय, अनइमेजिनल अकल्पनीय संघर्ष के अंदर, जो कि लाइफ एंड डेथ का संघर्ष है। इवन एज द पावरफुल नेशंस, यहां तक कि शक्तिशाली राष्ट्र भी क्या कर रहे हैं? आर इधर लुकिंग अवे और बिजी बैकिंग इजराइल्स कैंपेन, वो या तो दूर देख रहे हैं, लुकिंग अवे ध्यान न देना,
या इधर और का, या तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बिजी बैकिंग इजराइल्स कैंपेन, तो वो इजराइल के कैंपेन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं इजराइल के अभियान का। तो इन्होंने एक ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड के साथ में इस बात को लिखा है एडिटर ने। चलो आगे सोचते हैं क्या है ये, देखते हैं। मिस्टर बाइडेन announced that Israel has allowed to let some 20 trucks of humanitarian aid into Gaza from Egypt। मिस्टर बाइडेन ने देखो बहुत बड़ी घोषणा की है कि इजराइल हैज अलाउड टू लेट सम 20 ट्रक्स, कि 20 ट्रक है जो इजराइल ने अनुमति दे दी है कि गाजा पट्टी में जा सकते हैं एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड, एक मानवीय एड यानी मदद, हेल्प, एक मानवीय मदद के रूप में गाजा के अंदर वो जाएंगे। कहां से, इजिप्ट से जाएंगे। 20 ट्रक जाएंगे और वहां की आबादी कितनी है, 23 लाख। 1 लाख लोगों पर एक ट्रक, ठीक है, अंदाजा लगाएं आप। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, व्हाई एनी एड इज वेलकम, जबकि किसी भी तरह की मदद का स्वागत है। 20 ट्रक्स ऑफ एड, 20 ट्रक्स ऑफ हेल्प फॉर 2 मिलियन पीपल, 20 लाख लोगों के लिए 20 ट्रक इज एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। एक लाल प्लस का निशान वाला देखा होगा, रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी है जो ऐसे युद्ध की स्थिति में मानवीय सहायता उपलब्ध करवाती है। पुट इट, उन्होंने इसे ऐसे बताया है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप इन द ओशन। तो अब ऊंट के मुंह में जीरा, अब प्रोवर्ब क्या होती है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये आपका वर्ड ऑफ द डे है। अब देखो, ए ड्रॉप इन दी ओशन, इसके एक्सेंट्रिक कलर मार्क लगा लें आप। देखो प्रोवर्ब होती है इंग्लिश के अंदर, वो एज इट इज नहीं होती। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं, अपने देश की कल्चर, संस्कृति और परंपरा से डेवलप होती हैं। तो एडियम, सेइंग्स और प्रोवर्ब्स होती हैं वो कल्चरल बैकग्राउंड से डेवलप होती हैं और वहां जो चीजें पाई जाती है उसी से। अब इंग्लैंड से इंग्लिश आई, वहां ऊंट नहीं होता है, ऊंट रेगिस्तान में होता है। तो उस जगह जो अल्प मात्रा होती है, बिल्कुल ही ना के बराबर, तो उसके लिए क्या है, वो समुद्र से गिरे हुए हैं, तो समुद्र में एक बूंद, तो क्या हुआ, ए ड्रॉप इन द ओशन। तो ये उनकी प्रोवर्ब हो गई, जो कि इतनी कम मात्रा हो कि जिसे काम ही नहीं चले, न के बराबर। तो अपने क्या कहते हैं, ऊंट, ऊंट बहुत बड़ा जानवर होता है, उसको चारा दो तो बहुत सारा चाहिए, तो थोड़ा सा जीरा देंगे उसको, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये अपनी राजस्थानी कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो उसका इक्विवेलेंट इंग्लिश में क्या हो गया, ए ड्रॉप इन द ओशन। तो उम्मीद करता हूं आप इसको नहीं भूलोगे। द अक्टूबर 7 सैबत, 7 अक्टूबर का जो सैबत का फेस्टिवल वो मना रहे थे, अटैक दैट हमास कैरिड आउट, जो हमास ने कैरी आउट किया इन इजराइल शुड बी कंडेम्ड, उसकी आलोचना की जानी चाहिए, विदाउट एनी हेसिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। हेसिटेशन, हिचकिचाहट, तो उसकी बिना किसी हेसिटेशन के तुरंत आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि हमास ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एट द सेम टाइम, उसी समय, कलेक्टिवली पनिशिंग गाजा इन द नेम ऑफ फाइटिंग हमास। अब हमास से लड़ने के नाम पर कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से गाजा को सजा देना, यानी गाजा के अंदर रहने वाले लोगों को सजा देना। अब यहाँ पर देखो ये ट्रांसफेरेडेफिकेट है, ये गाजा को सजा नहीं दी जा रही, गाजा में रहने वाले लोगों को सजा दी जा रही है। So collectively punishing Gaza in the name of fighting Hamas and carrying out indiscriminate bombing, और एक विवेकहीन, indiscriminate, विवेकहीन बमबारी करना, that is killing hundreds a day, जिसमें सैकड़ों लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। Don't make Israel any better than Hamas, तो ये भी इजराइल को हमास से कोई ज्यादा बेटर नहीं बना रहा। इसका मतलब इजराइल भी क्या कर रहा है,
हमास की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। वो सैकड़ों में मार रहा है, ये हजारों में मार रहा है। Moreover, this approach is method, तरीका। तो ये जो तरीका है, अप्रोच है of the Israeli state towards the Palestinians has neither improved Israel's security nor helped the stakeholders find a solution to the crisis। तो ये जो इजराइल का तरीका है, इससे न तो इजराइल की सुरक्षा में कोई सुधार हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, और ना ही इसने जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक, स्टेक होल्डर का मतलब हुआ हितधारक, जिनके हित जुड़े हुए हैं। होल्डर्स फाइंड ए सॉल्यूशन टू द क्राइसिस, तो हितधारकों को इस संकट का कोई समाधान करने में मदद की है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, एक तो नेदर और एक नोर का प्रयोग हुआ है। तो इधर और पॉजिटिव में यूज करते हैं, या तो या, दो पॉजिटिव बात करनी हो कि कोई भी ठीक है तब हम कहते हैं इधर और जब दोनों ही खराब हो तो हम कहते हैं नेदर नोर। ओके, सो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू on whose watch the country's biggest security crisis unfolded। अब देखो, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल की प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी निगरानी में, हुज वॉच, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब ये पर्सन है इसलिए क्या आ गया, हुज, पजेजी केस है इसलिए हुज आ गया। तो हुज वॉच द कंट्रीज बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस अनफोल्डेड, तो इजराइल देश की सबसे बड़ी जो सुरक्षा है उसकी पोल खुली है। सेज ही विल क्रश हमास, कि वो हमास को कुचल देंगे। क्रश का मतलब हुआ कुचल देना, कि वो हमास को कुचल देंगे, ऐसा उनका वादा है अपने देश की जनता से। अब आगे देखते हैं क्या है। बट इजराइल डजंट हैव इजी ऑप्शंस, लेकिन इजराइल के पास क्या है, इजी ऑप्शंस नहीं है। रीऑक्यूपाइंग गाजा वुड लीड टू ए प्रोलॉन्ग्ड अर्बन वार ऑफ एट्रिशन। अब देखो, अब क्या है, प्रोलॉन्ग्ड होता है लंबित, बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला, बहुत ज्यादा दीर्घ चलने वाला। प्रोलॉन्ग्ड अर्बन वार एक शहरी युद्ध में ये हो जाएगा। वार ऑफ एट्रिशन, एट्रिशन हो गया एक सोरो ऑफ सिन, यहाँ पर कमी या कटौती होता है, एक होता है पश्चाताप। तो ये क्या हो गया, पश्चाताप के अर्थ में है। तो यहाँ पर ये है पश्चाताप के अर्थ में, सोरो ऑफ सिन, यानी एक ऐसा इजराइल पाप कर देगा जहां लाखों 20 लाख लोग मारे जाएंगे या वहां से निर्वासित हो जाएंगे। हमास रोज टू प्रोमिनेंस, हमास प्रमुखता में आया यूजिंग द वैक्यूम लेफ्ट बाय द फेलियर्स ऑफ फतह, जो फातेह और द फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो फिलिस्तीन मुक्ति जो संगठन है PLO, जो यासर अराफात चलाया करते थे, उसकी और एक फतेह राजनीतिक पार्टी थी इसकी, PLO की राजनीतिक शाखा थी फतेह पार्टी। अब ये क्या कमजोर पड़ गए, इनके कमजोर पड़ने से हमास को ऊपर आने का मौका मिल गया, वो प्रमुख हो गया। तो उसने उनका जो वैक्यूम है यानी रिक्ति है, जो उनकी कमी को क्या किया, पूरा किया। इफ इजराइल मैनेजेस टू डिमिनिश हमास इन्फ्लुएंस, अगर इजराइल हमास के प्रभाव को कम करने में कामयाब होता है, मैनेजेस टू डिमिनिश, डिमिनिश ना घटाना, कम करना, तो वो उसको प्रभाव को कम करने में अगर कामयाब होता है हमास, तो यहां पर हमास के अपोस्ट्रोफी है, nobody knows, कोई नहीं जानता, what comes next as the Palestine questions, कि फलस्तीन के प्रश्न पर आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। विच इज ऑनगोइंग इजराइल ऑक्यूपेशन, कि या तो इजराइल अपना ऑक्यूपेशन यानी कब्जा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कब्जा, कि इजराइल अपना कब्जा है जो जारी रखेगा या नहीं रखेगा। रिमेन्स अनएड्रेस्ड, तो ये एड्रेस्ड नहीं है, ये अनएड्रेस्ड है। तो ये प्रश्न अभी भी क्या है, यूं ही बना हुआ है, जिसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। तो एडिटर्स का और क्या विचार है आगे देखते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड, एक आदर्श दुनिया में, द US द मोस्ट पावरफुल कंट्री विच इज रूल्ड बाय प्रेसिडेंट, अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है,
जो कि एक ऐसे राष्ट्रपति जिसमें शासन कर रहे हैं, हैज स्टेटेड हिज कमिटमेंट, उन्होंने अपना एक कमिटमेंट दिया है कि टू ए फॉरेन पॉलिसी सेंटर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, कि उनकी विदेश नीति ऐसी है जो कि मानवाधिकारों पर केंद्रित है। शुड बी एनरेज्ड, उन्हें क्रोधित होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए। what its allies doing, जो इसके साथी, what का मतलब हो गया जो, यहाँ तथ्य है। तो जब आप कोई फैक्ट होता है तो ये फैक्ट को हम जब कनेक्ट करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर अगर आ जाए पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है तो क्या बताओगे, रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। जैसे प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो तुम क्या करते हो, उपदेश देते हो, उसका क्या करो, पालन। पहले क्रिया आप कमाइए ते और आने फरमाइए, तो पहले खुद क्रिया करो तो ही वो दूसरों को उपदेश दो। तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो यहाँ व्हाट का मतलब होता है दैट, तो ये दैट के सेंस में आया है। तो व्हाट इट्स एलाइज इज डूइंग, तो अमेरिका को देखना चाहिए जो इसके साथी कर रहे हैं, एलाई कौन है, इजराइल। एंड अप्लाई प्रेशर ऑन तेल अवीव, और उसे तेल अवीव पर दाब डालना चाहिए। तेल अवीव क्या है, कैपिटल ऑफ द इजराइल, तो इजराइल देश के लिए ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो तेल अवीव पे क्या करना चाहिए, प्रेस डालना चाहिए। टू स्टॉप बम्बिंग, कि वो बम्बिंग रोके। एंड स्टार्ट टॉकिंग, कि वो बातचीत स्टार्ट करे। इन्वॉल्विंग, शामिल करते हुए, रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय पावर्स को भी, शक्तियों को भी। अब रीजनल पावर्स यहाँ पर क्या है, देखो पावर शब्द कितनी जगह कैसे कैसे आ सकता है। तो रीजनल पावर्स क्या क्या है, कौन कौन है वहां पर, लेबनान है, जॉर्डन है, इधर आपका इजिप्ट है। तो ये लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये क्षेत्रीय पावर हैं, या अदर जो अरब कंट्रीज हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ में। बट एज दैट इज ए नॉन पॉसिबिलिटी, लेकिन जैसा कि इसकी संभावना कम है, एज ऑफ नाउ, कम से कम अब तो, इजराइल इज सेट टू कंटिन्यू टू द अटैक्स विद इम्पिनिटी, ऐसे लगता है इजराइल है जो इम्पिनिटी के साथ में, विवेकहीनता के साथ में हमले जारी रखेगा। मल्टीप्लाइंग द वॉव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस, ताकि वो हमले जारी रखेगा और उसे मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाते हुए। वॉव्स ऑफ द मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस, जो लाखों फलस्तीनी लोग हैं उनके दुखों को, कष्टों को वो और ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा एडिटर्स का मानना है। तो आई डू होप you enjoyed this session. Please, if you like it, then subscribe our YouTube channel Scholars Study Center, and don't forget to like, comment and share. Have a great day ahead. Thank you for watching.